हृदय लग रहा है और मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का अब शुभारंभ किया जाए। और मैं जो बता रहा था, मुंबई से हमारे बीच में पूरा परिचय इनके बारे में बता ही दिया था आदरणीय ने। ज़्यादा अपनी बड़ाई ये खुद कर लेंगे, आत्मनिर्भर है, मोदी जी से काफ़ी प्रभावित है। मैं बस इनकी एक खूबी बता देता हूँ, बहुत ही हाजिर जवाब। मैंने बताया एक तो हरियाणा का ऊपर से बढ़िया, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। इनका जो पुत्र है वो इनसे भी 4 कदम आगे अभी से। मैं एक बार मुंबई चला गया इनके घर, मुझे इनसे मिलने जाना पड़ा। बाहर मोहल्ले में इनका सुपुत्र मुझे खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पर हैं? बोला कौन से पापा? मैं तेरे कितने पापा? बोला मेरे 5 पापा हैं। मुझे हंसी आ गई। बोला अंकल हंसो मत, आपके तो 6 पापा है। मैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। मैं कि अच्छा चल गिनवा तू। बोला गिनो अंकल। बोला सबसे पहले तो आपके बायोलॉजिकल फादर, जिनका नाम आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है। मैंने कि चल ठीक है मान लिया। बोला दूसरे परमपिता परमात्मा, जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए? मैं कि ये भी मान लिया। बोले तीसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूरे राष्ट्र के पिता हैं आपके। मैं कि चल ये भी मान लिया। बोला गाय हमारी माता है और बैल। मैं कि बात तो ये भी सही है। बोला अच्छा एक बात बताओ अंकल, अपनी पत्नी के पापा को क्या कहते हो? मैं कहता तो उनको भी पापा हूं। मैं कि 5 ही हुए, छठा तो बता। बोला अंकल झूठ मत बोलना, कभी कभी मजबूरी में भी आपने गधे को। चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं हास्य के उस बेजोड़ जादूगर को, जिसका नाम होता है संजय बंसल। अपनी घनघोर तालियों से उसे आमंत्रित करना कि सहज सीधा सरल हो, जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां संजय बंसल मुंबई से। मां शारदे के चरणों में नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम। जिस मंच पर आदरणीय संजय झाला जी की उपस्थिति हो, वो मंच अपने आप में बड़ा गरिमापूर्ण हो जाता है। मैं चाहता हूं एक बार संजय झाला जी की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि मैं शुरू कर सकूं। स्वागत। सर, मुझसे आते हुए मेरी पत्नी ने पूछा कि आज कवि सम्मेलन के लिए कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आज मैं औरंगाबाद अपने साधु के यहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा साधु? पर औरंगाबाद तो मेरी कोई बहन रहती ही नहीं। मैंने कहा देखिए आज मैं रिश्ते में साधु के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस प्रकार हम हास्य कवि, हम हास्य कलाकार अपनी बातों से, अपने चुटकुलों से, अपने जोक से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार पिछले कई वर्षों से रोटरी क्लब भी गरीब तबके के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। वाह भाई, बहुत अच्छे संजय। और इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। भाई बढ़िया बढ़िया। बस अब आप मेरे लायक हो गए हैं। जी जी, थोड़ा सा सर टेस्ट करना पड़ता है कि कितना डाइल्यूट है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इस तरह की महफिल आपने सजाई। और यशदीप भाई ने सही कहा, किसी और तरह का कार्यक्रम भी हो सकता था, पर एक कवि सम्मेलन की ये परंपरा जो आपने स्थापित की है, उसके लिए सचमुच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इदानी जी, चेतन भाई, राकेश जी और आप सभी कमेटी मेंबर्स जो इस काम में लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए। मुझे पता चला 3 दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस है। पिछले 3 दिन, कल थी, आज है और कल तक है, 3 दिन की है। और तकरीबन 90 क्लब हैं अगर मैं सही हूँ। 106 क्लब, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, 106 क्लब मिलकर सिर्फ 3 कवि अफोर्ड कर सके। भाई वाह, ये गजब निकाल। नहीं सर, देखिए मस्ती की बात है सर, हमें मस्ती के लिए बुलाया गया है सर, ठीक है। हमारी किसी बात का आपको बुरा ना माने, और बुरा मानोगे तो देखो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, पेमेंट हो चुकी है। तो बस यही मस्ती थोड़ी देर जी। देखिए जितनी देर हम आप लोगों के बीच हैं, ये मस्ती हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग आपके बीच आते क्यों हैं कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं।
आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं, बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। आपकी जिंदगी से बहुत अच्छे। जिन 2-4 लोगों ने तालियां बजाई है वो भी रहने दो। बस बस कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं, बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं साहब, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ पर अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कवि को कहीं लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख, जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। बहुत अच्छे। देखिए, मेरा पूरा काव्य पाठ जो है हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। तो ये भी कौन से इंग्लैंड से आ रहे हैं? नहीं सर, इनके यहाँ गुजरात में तो दारूबंदी है, नशाबंदी है, इसलिए ये जुगाड़ भी करते हैं। महाराष्ट्र में ही है ये। क्या जी? अभी तो महाराष्ट्र में है। अभी इसलिए महाराष्ट्र में किया गया, नहीं गुजरात में कर लेते हैं लोग। देखा, दुखती नस पे हाथ रख दिया। तो बस बस जी जी, नहीं सही पकड़े हो। बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, देखिए क्या है ना, आपने गुजरात के एक आदमी को, गुजरात के एक बेटे को हिंदुस्तान का बाप बना रखा है। तो बस बस देखिए, नहीं सर, नहीं राजनीतिक रैली नहीं है, नहीं सर। और इस मंच से राजनीतिक रैली होती तो झूठ बोलना पड़ता, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। तो इसलिए बस ये मस्ती रखिए सर, तालियों में मुझे सूचित करते रहिएगा, बात समझ में आए तो तालियों में सूचित करते रहिएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। 10-15 मिनट आपके बीच हूँ, फिर उसके बाद हम संजय झाला जी को सुनेंगे। उनको सुनने के लिए मुझे याद है सर, मैं आपको सुनने के लिए सामने बैठकर सुनता था। आप हमारे शहर में आए थे, मैं हरियाणा के छोटे शहर जिसमें रहता हूँ, वहाँ हमारे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ सर को मैंने सुना था, सामने बैठकर सुना था। और आज मैं नहीं जानता कि इनका दुर्भाग्य है या मेरा सौभाग्य है। पर बस यही मस्ती सर। तो सही है। देखिए, कोरोना की फिर बातें चलने लगी है, न्यूज़ चैनल्स हमें डरा रहे हैं कि कोरोना फिर आ रहा है। पर मुझे लगता है सर, कोरोना काल में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से पीड़ित थे। कोई मतलब अगर कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, आपने लॉकडाउन का दौर आपको याद होगा, अगर कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था। कोई महिलाएं बाजार जाने को मिस कर रही थी। पर मेरे साथ कोरोना काल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। दरअसल लॉकडाउन में मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ और आपको कारण सहित बताता हूँ कि ऑफिस कैंटीन के खाने को क्यों मिस किया। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए, मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। गजब। सर, लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानीपुरी गोलगप्पे का ठेला था। मेरी पानीपुरी खाने की इच्छा हुई, पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा बाहर की पानीपुरी इतनी हाइजीनिक नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बना कर दे दूंगी, और बाहर क्यों पैसे लगा रहा है। मुझे उसका प्रस्ताव सही लगा। घर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपए का सामान था। 20 रुपए बचाकर 575 रुपए लगाकर एक कवि होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर, राज की बात तो उसने मुझे बाद में बताई। सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानीपुरी बना रही हूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, प्लीज माइंड मत करना। और यकीन मानिए, उससे कोई ऊंच नहीं हुई। अरे अच्छा है।
ओए गजब। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानीपुरी खाकर मेरे मन में ऑफिस कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। अच्छा, पत्नी से याद आया साहब, देखिए क्या है ना, मेरे घर में भी एक निजी पत्नी है। निजी? जी नहीं सर, आपकी आप जाने, मुझे क्या पता। और सर एक बात और बता दूं, ध्यान रखिए, पब्लिकली मत बताइए कि निजी है या नहीं है। नहीं संजय, एक बात बताऊं, सबकी निजी है जी, पर बार बार जो कहता है ना निजी है, जी जी, वो वही कहता है जिसको वहम होता है। अब आप देखो, पहले कश्मीर पे धारा 370 लगी हुई थी जी, तो हमें बार बार जताना पड़ता था कि कश्मीर हमारा निजी है जी। 370 हट गई तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आपकी पत्नी पर अभी भी 370 लगी हुई है। जी, पर महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि पति प्यार ज़्यादा नहीं करते, पत्नी ज़्यादा प्यार करती है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैडम मुझे माफ़ करें, पर मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, हम पति लोग बहुत मोहब्बत से भरे होते हैं, पर पत्नी मुझे माफ़ करे, पत्नियों में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। और ये थोड़ा बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं, तो ये बच्चा, उसका बाप चुप हो जाए। बस थोड़ी देर बच्चों को साहब, मुझे लगता है बच्चे यहाँ हैं, माँ बाप कहीं होटल में तो नहीं रह गए और आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हो। समझ सब आ रहा आपको? जी जी, बस बस यही मस्ती साहब जिंदा है जी। अच्छा, पत्नी की एक इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, कहीं आदमी चलो अपनी बची खुची सैलरी में से, इनकम में से घुमाने ले जाए, तो लेकर जाए क्या? समस्या ये है, अगर आप उसको सोचो कि मैं कहीं बीच किनारे ले जाऊं, समुद्र किनारे ले जाऊं, तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाने की सोचो तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो वो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा है संजय भाई, गजब, जिंदाबाद। अच्छा, यशदीप भाई मुझसे बोले संजय अपने धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसा सही नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा क्या सही नहीं लिखा हुआ है? बोले शिव जी की तीसरी आंख। शिव जी की तीसरी आंख किसी भी आदमी की, देवता की तीसरी आंख बायोलॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा देखो बायोलॉजिकली छोड़ो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ तीसरी आंख कैसे संभव है। मैं शाम को जब ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना और रात को 11 बजे घर लौटना। जाते ही पत्नी से सिर्फ एक सवाल पूछना कि खाने में क्या बना है। उसके बाद पत्नी जिन आंखों से आपको देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। अच्छा, घुमाने की बात चली तो साहब देखो, पत्नी के कहना घुमाने तो लेकर जाना ही पड़ता है। माथेरन मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है माथेरन। आप भी जहाँ वहाँ नहीं गए हो तो जिस भी हिल स्टेशन पर गए हो वहाँ से अपनी बात कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, सच्ची घटना पर आधारित एक कविता सुना रहा हूं साहब, कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे खुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर
जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहाँ पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहाँ पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहाँ कौन मिलेगा। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है, पत्नी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। बढ़िया। खैर कुछ दूर आगे बढ़े, एक घोड़े वाले भैया मिले, बोले साहब माथेरन घुमा दें, झील हनीमून पॉइंट सब दिखा दें। मैंने कहा चार्ज कितना करोगे? उसने कहा 700 लगेंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहाँ रुके थे उसके अलग से लगेंगे, 15 मिनट वहाँ ज़्यादा रुके थे उसके अलग से देने होंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका, बोली इतनी शर्तें क्यों खोल रहे हो, क्या खरीदा है ऐसा जो इतना तोल रहे हो? मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊँगा, चुपचाप सुन, इस मोल भाव का कारण भी बताऊँगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतान करना पड़ रहा है, और कब तक भुगतना पड़ेगा कब पता चल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है साहब। कि गलत कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। गलत कहते हैं लोग कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। अरे वो ईश्वर, वो अल्लाह कब किसी का बुरा चाहता है। और जो कोई इस हादसे से बचा हुआ हो, कोई कुंवारा अगर इस महफिल में बैठा हो, उसके लिए एक सलाह दे रहा हूं। इसलिए है भविष्य के पतियों, इसलिए है भविष्य के पतियों, इस कवि की सलाह मान लेना। इसलिए है भविष्य के पतियों, इस कवि की सलाह मान लेना। शादी बाद में करना, पहले शादी की सारी शर्तें जान लेना, पहले सारी शर्तें जान लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। भैया थोड़ा समय बताते रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं पेमेंट से ज़्यादा पड़ जाऊँ। जी अच्छा ओके जी। देखिए हरियाणा की बात कर रहे थे। हरियाणा में क्या ना, मेरा अधूरा परिचय दिया गया सर इस मंच पे। पंकज जी ने परिचय दिया था सर ने, तो सर ने जितना मैंने लिख कर दिया उतना दिया, उनकी इस ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ जी। पर मेरा अधूरा परिचय दिया गया। एक तो मेरा परिचय ये है कि मैं हरियाणा से हूँ, पर मेरा पूरा परिचय ये है मैं हरियाणा से तो हूँ, पर मैं हरियाणा में उसी सिरसा से हूँ जहाँ से परम पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम थे। इससे आप मेरे चरित्र की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं गुरमीत राम रहीम ऐसा था वैसा था, अपने झूठे डेरे में ये करता था वो करता था, परंतु किसी भी अखबार ने, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको ये नहीं बताया गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले काम क्या करता था। मैं सिरसा में रहा हूँ, मुझे पता है, आपको बताता हूँ। गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले हास्य कवि था। वो एक जगह परफॉर्म करने गया, अपनी कविताएं सुनाने गया, वहां आयोजकों ने पेमेंट कम दी। तो हरियाणा सरकार का 10 साल बाद 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए राकेश जी आज ध्यान रखें, वरना इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अच्छा देखिए, पीछे अखबारों में हमने खबर पढ़ी कि संजय दत्त को अच्छे चाल चलन के कारण जेल से रिहा कर दिया गया, जल्दी रिहा कर दिया गया। तो यशदीप भाई मेरे से बोले संजय भाई, संजय दत्त को तो रिहा कर दिया गया, क्या आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे हैं? समझ में आई? तो एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां उठे। अच्छे संजय, वाह भाई, गजर गजर, गदर काट दिया बस। अच्छा, हरियाणा के आदमी पर सर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है। वो पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। मेरा मानना हरियाणा का आदमी उल्टे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब देता है, व्यवहारिक जवाब देता है। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट हो वो देता है। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बेस्ट की बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है, तो छेड़ने के उद्देश्य से पूछ लिया मैडम टाइम क्या हुआ है।
और लड़की ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में लड़की ने इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा टाइम क्या हुआ है, लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, तो लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। अच्छा, हमारे हरियाणा में तो सर जिस स्कूलों से हम पढ़े हैं वहाँ की स्थितियाँ आपको अगर बता दूं, मुझे याद है हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ गया। इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर ने आते एक बच्चे से पूछा, बोले बेटे बताओ हरियाणा के किसी सुप्रसिद्ध नेता का नाम बताओ। उसने कहा रामफल। रामफल ये कौन है? बोले मेरे पिताजी है, 5 साल पहले घर से गए थे, अभी तक लौटे नहीं, कहीं नेता ही बन गए होंगे। तो इंस्पेक्टर ने कहा पागल, तुम इतनी से समझ नहीं है, तुम कैसे विद्यार्थी हो, तुम्हें इतनी भी नहीं पता कि तुम्हारे राज्य में कोई अच्छा नेता कौन सा है? उसने कहा देखो इंस्पेक्टर साहब चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल मैं कोई विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहा था। एक मास्टर आया, मास्टर ने कहा थोड़ी देर यहाँ विद्यार्थी बनकर बैठ जाओ, तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे। अब 10 रुपये कौन देगा, आप या मास्टर? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से में लाल, वो सीधा मास्टर के कैबिन में गया। बोले मास्टर जी क्या तमाशा लगा रखा है, आपने नकली बच्चे बिठा रखे स्कूल में? बोले देखिए सर गुस्सा मत करिए, दरअसल बात ये है असली तो मैं भी नहीं हूँ। असली मास्टर तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, आज वो अपने लिए लड़की देखने शहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ बिठा कर गए हैं। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से में और लाल, और सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में, प्रिंसिपल साहब ये क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है, नकली बच्चे नकली मास्टर। प्रिंसिपल बोला, प्रिंसिपल ने ड्रॉर खोला, 50,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ में रखी और बोला देखिए इंस्पेक्टर साहब बात ये है असली तो मैं भी नहीं हूँ, असली हेडमास्टर तो असली प्रिंसिपल तो मेरे पिताजी हैं, जो आज कोर्ट के एक मुकदमे के चक्कर में जाना पड़ गया उनको, वो मुझे बिठा कर गए हैं कि थोड़ी देर बैठ जाए कि इंस्पेक्टर आएगा, उसको 50,000 रुपये देना और फिर जिस भी रजिस्टर पर कहोगे वो साइन कर जाएगा। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर उठाया, साइन करने लगा और बोला देखिए हेडमास्टर साहब शुक्र मनाइए कि मैं आया हूँ, कहीं अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे। पर जो उत्तर हेडमास्टर ने दिया, साहब प्रिंसिपल ने दिया, उस उत्तर पर तालियां चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा मतलब वही तो इंस्पेक्टर साहब आपको सोचना चाहिए था, जिस स्कूल में बच्चे नकली, मास्टर नकली, हेडमास्टर नकली, वहां पैसे कैसे असली हो सकते हैं? बहुत अच्छे। उन स्कूलों से सर हम पढ़े हैं। एक हरियाणा की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल, बोला बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी हरियाणा से था बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। दूसरा कारण हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या आप भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला देखिए सर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। वो तो जो देखता है वही लिखता है। 70 साल की इस देश की आज़ादी के बावजूद देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां जब देखते तब कहीं लिखना पड़ता है। रामफल बोला जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, कोविड के समय हमने देखा सर कितनी राजनीति हुई, कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। वाह वाह वाह। और जिस देश में सर अंतिम पंक्ति इस कविता की पढ़ रहा हूं कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति,
जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों के चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है, उस देश में यह अकल से यकीनन बड़ी दिखाई देती है। बहुत अच्छे। और बेटियों की बात चली है तो मुझे अंतिम रूप से एक पंक्ति याद आ जाती है साहब, कि हम अपने घरों में अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला लेते हैं, परंतु अपने बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं बुला पाते, क्योंकि जरूरत पड़ने पर एक बेटी का रोल भी अदा करती है, बेटे का रोल भी अदा करती है, परंतु दुनिया का कोई भी बेटा जरूरत पड़ने पर बेटी का रोल अदा नहीं कर सकता। बेटियों के समर्थन में 4 पंक्तियां कि वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, मुश्किल कितना भी हो सवाल हल वो निकाल लेती है। जहां जहां और 2 दृश्य एक साथ याद करिएगा साहब, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद जमीन की तरफ देखते हुए वो 11 खिलाड़ी, वो सुपरस्टार और हिमा दास 5 गोल्ड मेडल जीतकर आसमान की तरफ देखती हुई हिमा दास, 2 दृश्य एक साथ याद करिएगा, तब पंक्तियां सुनिएगा कि वक्त के सांचे में अपने आप को ढाल लेती है, मुश्किल कितना भी हो सवाल हल वो निकाल लेती है। जहां जहां बेटों ने झुका दी शर्म से गर्दने, वहां बेटियां आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लेती है, वहां बेटियां आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।